हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। प्रियांशु, सिमरन, विनय, अभिषेक, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। अभिषेक, रुद्र, आदित्य, अरित्रा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, चलिए। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएशन देखे थे। कुछ और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कुछ ऐसा। ये ऐसा है, मान लो। ठीक है, ये कुछ अपना हेमिस्फेरिकल बाउल है। और इस हेमिस्फेरिकल बाउल में आपने कुछ एक डिस्क रखा हुआ है, एक डिस्क रख दिया है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल में एक आपने डिस्क रखा है ऐसे। एक ऐसा डिस्क रखा है, ठीक है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, इसमें आपने एक डिस्क रख दिया है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ट्रांसपेरेंट स्लैब है, मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होता है वैसे एक कोई ग्लास का एक हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, उसके अंदर एक डिस्क है। उसके अंदर अपना एक डिस्क है जिसका डायमीटर डी है। जिसका डायमीटर अपना डी है, ठीक है। इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, वो डी है। तो आपको बताना है कि अभी यहाँ पे कॉर्नर से कोई व्यूअर इसको देख रहा है। कॉर्नर से कोई व्यूअर इसको मान लो देख रहा होगा। ये इसका इंटरफेस है। तो यहां से कॉर्नर से कोई इसको देख रहा है, ठीक है। तो अभी उसको जो है पूरे डिस्क को देखना है। पूरे डिस्क को अगर उसे देखना है तो इसमें आप कितने लिक्विड का, मतलब कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप लिक्विड भरोगे। क्वेश्चन क्या है मैं पूरा लिख देता हूं। क्वेश्चन यही है कि हमें म्यू निकालना है, ठीक है। अभी हमें म्यू निकालना है। मान लो इधर से बना लें तो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है। मान लो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये। यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर अभी इसे देख रहा है, इसके इस एंड को देख पा रहा है। इसके इस एंड को देख पा रहा है, ठीक है। डिस्क के इस एज को देख पा रहा है। तो आपको इसमें लिक्विड भरना है, जिससे कि किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप इसमें लिक्विड भरोगे जिससे कि ये पूरे डिस्क का डायमीटर, ये डायमीटर डी है। डिस्क का ये डायमीटर है, ये डी है। ये डी जो है डायमीटर है, ये मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। और आर जो है रेडियस है। आर जो है रेडियस है हेमिस्फेयर का। इसका रेडियस है अपना आर। इसका रेडियस यहां पर है, ये आर रेडियस है। ये आर रेडियस है, ठीक है। तो हमें कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भरना होगा जिससे कि ये इस एंड को पूरे डिस्क को देख पाए। पूरे डिस्क को देख पाए, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन।
ये है मान लो, या फिर आपको ये दिया हो कि आपको म्यू दिया गया हो और आपको जो है डी निकालना हो, है ना, डायमीटर ऑफ डिस्क आपसे पूछ ले, तो आपने यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया, तो आपसे ये पूछ ले कि आप डायमीटर ऑफ डिस्क बता दो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे? अब सभी बच्चों को पता है कि अभी ये डायरेक्टली अगर देख रहा है तो केवल इतने पोर्शन इसको देख रहा है, यहां से लाइट रे जो भी ये देख पा रहा है। अब अगर आप लिक्विड फिल कर दोगे, है ना, लिक्विड अगर फिल कर दोगे, इसका सभी को पता है कि इसका नॉर्मल जो होगा वो अपना यही होगा। तो फाइनली जैसे आप लिक्विड फिल करोगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन शुरू होगा। अगर आप यहां पे लिक्विड फिल कर दोगे तो यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे बेंड करेगी, रिफ्रैक्शन शुरू होगा और लाइट रे जो है बेंड करेगी, यही तो होगा भाई। तो लाइट रे अपनी बेंड करेगी रिफ्रैक्शन की वजह से। अभी ये डायरेक्टली है, अगर आप यहां पर कोई लिक्विड फिल कर देते हो, थोड़ा सा मैं बनाना नहीं चाह रहा हूं यहां पे, अभी और डायग्राम बनेंगे। लिक्विड है इसमें, अब मान लो आपने इसमें लिक्विड फिल कर दिया, तो ये जो इंसिडेंट रे है, अब ये नॉर्मल है, तो इसके अबाउट ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अभी यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, देख पा रहे हैं? तो लाइट रे सीधे जा रही है, ठीक है। तो अब यहां पर हाँ रेडियस सीधा होगा, ये तो मैंने यहां पे इसको हटा दो, यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। ये अपना रेडियस आर है। तो यहां पे अपने पास क्या होगा कि लाइट रे जब आप इसमें लिक्विड फिल करोगे, तो लिक्विड फिल करने से क्या होगा, सभी को अब पता है कि ये रिफ्रैक्ट होगी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक लिमिटिंग केस क्या होगा कि लाइट रे यहां पर आए, मतलब लाइट रे यहां से इसके आंखों पे जाए, यही तो मतलब है, उल्टा बना रहा हूं, एरो इधर होगा, ये लाइट रे जो इधर से आ रही है वो इसके आंखों पे इमेज अब ऐसे कवर करे, ये चीज बोलो भाई, क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये तो अपना वही एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, तो ये तो वही रहेगा, है ना। लेकिन पहले ये सीधा जा रहा था, अब ये लिक्विड आपने भर दिया तो ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको हम कुछ आर बोल सकते हैं, है ना। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपने पास आर हो जाएगा, ये क्लियर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि हो सकता है कि आपको म्यू दिया गया हो, ठीक है, आपसे डायमीटर पूछ लिया जाए, या डायमीटर दिया हो म्यू पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो या poured in the hemisphere vessel so that viewer can see the disk, फाइंड म्यू नहीं है, ए लिक्विड, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is poured in the hemispherical vessel so that viewer can see the complete disk, find d। तो हमें d निकालना है, तो हमें क्या करना है, d निकालना है। तो पानी डालने से या लिक्विड डालने से क्यों वो यहां से ये देख पाएगा, इसका रीजन सभी को क्लियर हो गया भाई, ठीक है।
आर एलॉन्ग नॉर्मल से होगा, हाँ बिल्कुल, आर हमारा नॉर्मल से होगा, सही कह रहे हैं। आर हमारा नॉर्मल से होगा, तो आर आप नॉर्मल से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब करते हैं, थोड़ा सा देखिए किस तरीके से रिलेट करें। हमें डी चाहिए, हमें डी चाहिए, ठीक है, और म्यू आपको दिया हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, आपने इसमें म्यू फिल कर दिया है ना। ये तब था जब ये म्यू नहीं था, तब का था। तो हमें किसी भी तरीके से आप रिलेशन निकालना है, डी निकालना है, ये सब अननोन है, ये सब अननोन है, केवल म्यू और आर गिवन है। शिफ्ट विल बी इक्वल टू डायमीटर, नहीं भाई कुछ भी मत बोलिए। चलिए देखते हैं, करते हैं, अपने पुराने दिन याद करो और ज्योमेट्री देखो। एक मान लो ये कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ठीक है, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लेते हैं ये एंगल कर रहा है यहां पे थीटा, ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, मतलब 2 थीटा। तो ये जो ए बी कॉर्ड है, ए बी ही इसका डायमीटर है, ए बी इसका डायमीटर है, तो ए बी ने, ए बी कॉर्ड हो गया, ये एंगल सबटेंड कर रहा है 2 थीटा। तो इसी ए बी पे ये ट्रायंगल दिख रहा है सभी बच्चों को, अरे नेमिंग कर देता हूं, ये सी ले लो, नेमिंग कर देता हूं, और इसको ओ ले लेते हैं, ठीक है। तो ओ ए बी और ए सी बी ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये जो कॉर्ड है उसने सेंटर पे 2 थीटा किया है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, ये बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा, ये तो सबको याद है, ठीक है। तो अब यहां से अपना जो है ये भी थीटा हो जाएगा, ये क्लियर हो गया सभी को। ये सभी बच्चों ने पढ़ा है कि डायमीटर जो है, कोई कॉर्ड जो है डायमीटर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, वही कॉर्ड किसी सर्कमफेरेंस पे जो करती है वो आधा होता है, उसी को यूज किया है। फिर मैंने क्या किया है कि एक कॉर्ड पकड़ा है ओ ए, फॉर ओ ए कॉर्ड, ये लिखा मैंने फॉर ए बी कॉर्ड। तो फॉर ओ ए कॉर्ड क्या बोल सकते हो, इस ओ ए के लिए ये जो एंगल सबटेंड है, ये जो एंगल सबटेंड है, ठीक है, और एक एंगल ये सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है। तो ये एंगल जो ओ ए है, ओ ए कॉर्ड ने सेंटर पे 90 माइनस थीटा एंगल सबटेंड किया है, तो इसी कॉर्ड ने सर्कमफेरेंस पे जो ये एंगल सबटेंड किया है, ये इसका आधा हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, ज्योमेट्री लगेगी, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। तो पहले हमें ये डी निकालने के लिए ट्रायंगल कुछ पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए एंगल चाहिए होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, ये क्लियर है सभी को। तो फॉर ओ ए कॉर्ड आप बोल सकते हो एंगल ए ओ बी इज थीटा, तो एंगल ए ओ ए बी, एंगल ए ओ सी बी या ए सी ओ सी ए इज थीटा, तो एंगल ओ बी ए ये कितना हो जाएगा भाई, थीटा नहीं 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा उसका आधा 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो भाई मेरे सर्कल में लगता है, आप सही कह रहे हो, ये रूल सर्कल में लगता है, आप भूल गए कि जो ये प्लेन है, इसके ये जो हेमिस्फेयर है और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से इसको स्लाइस से कट करोगे तो आपको ब्लैक बोर्ड का ही प्लेन मिलेगा, तो ये भी 2 डायमेंशनल ही होगा। आप जो बोल रहे हो कि सर ये सर्कल में लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप भूल गए
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये छोटी छोटी बात लोग भूल जाते हैं और कंफ्यूजन आता है उनको। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ नॉर्मल, सॉरी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और ये प्लेन अपना ब्लैक बोर्ड का ही प्लेन है, ये प्लेन अपना ब्लैक बोर्ड का ही है, तो यहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ओ बी थीटा कैसे हुआ, ए ओ बी थीटा कैसे हुआ, अभी अभी तो बताया था भाई, सामने लिखा हुआ है। ए बी कॉर्ड को पकड़ लो, ए बी कॉर्ड ने 2 थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, ये थीटा थीटा लिया, तो ए बी कॉर्ड ने सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाया है, तो इसी ए बी कॉर्ड ने यहां पर एंगल कितना बनाया होगा, इसका आधा, तो इसीलिए थीटा हो गया। उसी तरीके से इस कॉर्ड को पकड़ो, इस कॉर्ड में इसने सेंटर पे 90 माइनस थीटा बनाया है, तो इसी कॉर्ड ने यहां पर कितना बनाया होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप बताओ मुझे कि इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूं, है ना, तो आपको फिर एक ट्रायंगल नजर आता है जिसमें कि ये एक्सटीरियर एंगल बनता हुआ दिख रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये आर, ये 90, तो 90 माइनस आर, तो एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 90 माइनस आर इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये आएगा अपने पास 90 प्लस थीटा बाई 2। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, तो हमारे पास आर आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। आर आपको मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका मिल गया, ये आर है और ये अपने पास आई है, ये नॉर्मल होगा क्योंकि आपको पता है कि ये लिक्विड लेयर होगी, ये इंटरफेस होगा, इंटरफेस इसके ब्लैक बोर्ड के प्लेन वाले के परपेंडिकुलर जा रहा होगा इंटरफेस, ये जो लाइन है ये इंटरफेस है ये वाली, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर ये ब्लैक बोर्ड होगा और उसी में लाइन, ये सब लाई कर रहे हैं। तो आर अपने पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं क्योंकि हमें आई नहीं पता है, लेकिन आई भी निकाल लें। आई कैसे निकालोगे, आई देखो, आई जो है ये पूरा आई है, कौन सा, ये आपके पास नॉर्मल था, ये पूरा था, तो ये जो एंगल दिख रहा है ये पूरा आई है, ये पूरा आई है, दिख रहा है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा आई होगा, ये लाइन और ये सीधी लाइन, तो ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस थीटा, तो आई आएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा, तो आई आ जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2, आई आ जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। तो हमने आई और आर थीटा के टर्म्स में निकाल लिया, आई और आर हमने थीटा के टर्म्स में निकाल लिया। ठीक है, अब क्योंकि थीटा पे मेरा जोर इसलिए है क्योंकि सभी को पता है कि ये रेडियस आर है, ये थीटा है, हमें डी निकालना है, तो इस ट्रायंगल से अपना काम बन जाएगा और सब थीटा पे फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने सबको थीटा के टर्म्स में निकाला, इसीलिए हमने सबको थीटा के टर्म्स में निकाला। ठीक है, तो आर प्लस थीटा आई था, वहां से हमने आई निकाल दिया, आर। अब एक काम और कर लेते हैं, स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं और देखें, म्यू के साथ उसको रिलेट कर देंगे। तो बाय स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे आप, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, और यहां से 1 इंटू साइन आई कितना था, 90 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये लिख सकते हो। इसको इधर ले आओ
तो अपने पास आएगा साइन 90 को लिख सकते हैं 45, थीटा सॉल्व करना पड़ेगा, 45 प्लस थीटा, और ये आएगा साइन 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू म्यू। साइन ए प्लस बी लगा दो, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू म्यू। अब ये 1/√2 कॉमन हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, 1/√2 कट जाएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू म्यू। यहां पे आ गए, ठीक है, θ/2 आएगा। हाँ, θ/2 आएगा यहां पे, सही कह रहा हूं। θ/2 आएगा, ठीक है। अब अभी भी ये सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से भी हो जाएगा, हाँ ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं एक टर्म में लाने के लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करता हूं तो कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 प्लस 2 साइन ए कॉस बी, और यहां पे भी यही कर दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 माइनस 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जा रहा है, तो और ये साइन थीटा बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। एक फॉर्म में आ गया तो अब हम लोग शायद थीटा निकाल पाए। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर साइन थीटा। तो इधर ले आओगे तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो साइन थीटा अपना आ गया म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा अपने पास आ जाएगा। अब देखो, आप और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हमें डायमीटर चाहिए था, तो इस ट्रायंगल में आपको दिखता है कि CAB वाले ट्रायंगल में यहां पे O है, इसे कुछ और नाम देना पड़ेगा, कुछ C1 ले लेते हैं, O' ले लेते हैं। तो ACO' इन ट्रायंगल ACO' साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, D/2R। इसको यहां पे पुट कर दो और D निकाल लो। साइन थीटा इक्वल टू D/2R है ना, इस ट्रायंगल से। तो हम यहां से म्यू पूछा जाए तो म्यू बता सकते हो, इसको आप D/2R लिख सकते हो, या डायमीटर पूछा जाए तो आप डायमीटर बता सकते हो, ठीक है। तो D अपने पास आ जाएगा 2R म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्क का डायमीटर, कितना डायमीटर वो देख पाएगा, ठीक है। लो देख लीजिए शुरुआत से। तो पहले मैंने ज्योमेट्री लगा के इसको कुछ थीटा माना, और ज्योमेट्री लगा के हमने इस थीटा के टर्म्स में आई और आर निकाल लिया, और फिर स्नेल्स लॉ लगा दिया। और स्नेल्स लॉ लगाने के बाद फिर हमने क्या किया, इस छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा को D/R से रिप्लेस मार दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना। क्लियर है? क्लियर है? ये देखो,
आर होगा ना, R/2 होगा ना, देखो इधर ये डी, अच्छा आर इसका रेडियस है भाई, डिस्क का नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। आर जो है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बाउल है, आर जो है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है, कंफ्यूज हो रहे हो आप। स्नेल्स के बाद स्नेल्स लॉ लगाया है, तो स्नेल्स के बाद आप जो है कुछ नया नहीं है भाई, स्नेल्स के बाद क्या प्रूफ कर दूं, ये तो मैथ्स है। स्नेल्स के बाद मैंने साइन ए प्लस बी लगाया, साइन ए माइनस बी लगाया, फिर स्क्वायर कर दिया जिससे कि एक टर्म साइन साइन बन गया, और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या बताऊं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा एक दूसरा लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मान लो आपके पास एक वेसल है, एक वेसल है, और इस वेसल में, इस वेसल को कोई देख रहा है, यहां पे कोई इंसेक्ट है, यहां पे कोई सेंटर पे इंसेक्ट है, ये सेंटर ऑफ द वेसल है, और इसकी आपको दे रखी है डायमेंशन, आपको दे रखा हुआ है, ये अपने पास 4 है, हाइट इसका 4 है, ये जो h है ये 4 है, 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, 4 मीटर ले सकते हो, मीटर ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 मीटर है मान लो, और इसका जो रेडियस है वेसल का, ये वेसल का जो रेडियस है ये r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ये r इक्वल टू 3 मीटर है, मीटर में लिया है ना, तो ये r इक्वल टू 3 मीटर है। ठीक है, और यहां पे कोई व्यूअर है जो एक सेंटर पे इंसेक्ट है उसको देख रहा है। ठीक है, सेंटर पे कोई एक इंसेक्ट है उसको देख रहा है। हाँ, 4 किलोमीटर ले लें, तुम्हारे घर तक वेसल गया है, तो यहां पे अपने पास क्या होगा, ये इसको देख रहा है, डायरेक्टली देख रहा होगा, तो यहां से जो लाइट रे जा रही है वो व्यूअर के टेलीस्कोप से ये इसको देख रहा है, कोई व्यूअर इसको। ये इसको देख रहा है डायरेक्टली। ठीक है, ये इसको डायरेक्टली देख रहा है। अब आपने क्या किया, आपने यहां पे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, चलो पानी ले लेते हैं, है ना, 4/3 का आपने वाटर यहां पे गिराना शुरू कर दिया, और ये इंसेक्ट चलने लगा। ठीक है, ये इंसेक्ट अपना चलने लगा, तो हमें ये बताना है कि कितने इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में काफी ट्विस्ट है, थोड़ा सा और इसको यहां आ जाएगा। ठीक है, हुआ क्या कि आपने इसमें कोई लिक्विड डालना शुरू कर दिया, और इसमें जो आपने लिक्विड कुछ भी डाला है उसके वजह से, और यहां पे एक होल है। अब आपने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे यहां एक कॉर्क है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, रेडियस स्मॉल r है, इस वेसल का एरिया a है, और रेडियस तो अपना है ही, रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया a दिया हुआ है, ये भी आपका, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है। आपने t इक्वल टू 0 पे ओपन कर दिया, यहां पे कोई कॉर्क होगा, ये ओपन हुआ है, और इसी t इक्वल टू 0 पे ये यहां से चलना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने इसमें लिक्विड है, लिक्विड पहले से भरा था,
लिक्विड मतलब पहले से भरा था, ये सोचो लिक्विड जो है यहाँ पे पहले से भरा था और ये अभी सेंटर पे देख पा रहा था इसको डायरेक्टली। लिक्विड आपकी h हाइट तक भरा था मान लो, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है। अब ये पूरा स्ट्रेट तो देख नहीं पाएगा, थोड़ा सा मैं इसको और ठीक कर दूं तो आपको कंफ्यूजन होगा। रिफ्रैक्शन हो रहा होगा ना, ये रिफ्रैक्शन आपका ऐसा हो रहा है, मान लो ये लाइट रे आ रही है, ये 45 पे दिया हुआ था, यही नॉर्मल बनेगा यहां पे। और ये नॉर्मल है और थोड़ा सा बेंड करके ये देख पा रहा था इसको मिडिल पे, यहां पे देख पा रहा था। ये एंगल अपना 45 था और ये 37 डिग्री है। ये नहीं दिया है लेकिन आप देख सकते हो ये 37 होगा, ये म्यू है। 37 होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो। तो यहां पे ये 37 कैसे हुआ, टैन कर लो, टैन थीटा, इसको अगर आप आर बोल रहे हो, ये आई बोल रहे हो, तो आप टैन आर क्या बोल सकते हो, ये हो जाएगा अपने पास 3/4। तो आर आपको दिया नहीं है लेकिन आपको पता है 3/4 स्टैंडर्ड है, ये 37 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये 37 होगा, ये गिवन सिचुएशन है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ था, कोई बंदा इसको देख रहा है, इसके सेंटर पे इंसेक्ट है, वो उसको देख रहा था, तो ये दिख रहा था इसको सेंटर पे इस तरीके से। अब आपने कॉर्क को ओपन कर दिया, यहां पे अभी ये क्लोज्ड है, एट t=0 आपने इसको ओपन कर दिया तो यहां से पानी बहना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वाटर लेवल कम होगा। और जैसे ही आपने इसको खोला ये चलने लगा भाई। t=0 पे दो चीजें हो रही है, t=0 पे दो चीजें हो रही हैं। क्या हो गया, t=0 पे आपने वेसल का कॉर्क खोला और ये इंसेक्ट आगे क्रॉल करने लगा, ये इंसेक्ट आगे क्रॉल करने लगा t=0 पे। तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है जिससे कि ये दिखता रहे। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, एससी वर्मा करिए, जो करना है वो करिए, इरोडोफ करिए, जो बने वो कर सकते हैं। इरोडोफ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आप इन सब टॉपिक के क्वेश्चन मत ही करिएगा तो सही है, अनाप शनाप मतलब है उसमें टिक करना पड़ेगा। इरोडोफ से आप मैकेनिक्स और पूरा इलेक्ट्रो से लेके मैग्नेटिज्म तक कर सकते हैं, हालांकि उसको भी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इरोडोफ के कोर्स की चीजें हैं उसमें 50 to 60% आपका इलिस्ट्रेशन क्लास में कराया जा चुका है। ठीक है, आप एससी वर्मा इज ए बुक, गुड बुक, वो आप कभी भी कर सकते हैं, आप करिए। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास समय है तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि ये क्रॉल करना शुरू करता है यहां से स्टार्ट। मैं लिख देता हूं, लैंग्वेज में अभी लिख दूंगा, थोड़ा पहले समझ लो। तो कहानी ये हो रही कि ये इंसेक्ट यहां से t=0 पे चलना शुरू करता है। दो चीजें हो रही हैं, t=0 पे आपने ओपन कर दिया वॉल्व को और ये यहां से चलना शुरू कर दिया। ये इंसेक्ट मान लो क्रॉल करते हुए कोई यहां पहुंच चुका है ना, यहां पहुंच चुका है। तो ये यहां पहुंच चुका है, फिर भी ये व्यूअर को दिख रहा है, तो इसकी हमें वेलोसिटी बतानी है, इंसेक्ट की वेलोसिटी बतानी है जिससे कि व्यूअर इसको देखता रहे, व्यूअर इसको देखता रहे। उसके लिए इंसेक्ट की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। ठीक है, तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां पे अब प्रॉब्लम क्या होगा, देखो कि आपका जो इंटरफेस है वो भी लिक्विड लेयर तो चेंज हो चुका है। लिक्विड लेयर पहले यहां पे था, अब मान लो लिक्विड लेयर कहीं यहां पे आ चुका होगा। पहले लिक्विड लेयर अपना यहां पे था t=0 पे। ठीक है, तो t=0 पे आपने छोड़ा तो ये लिक्विड लेयर पूरा एस था। किसी टाइम t=t की बात करें, ये t=t का सिनारियो बना रहा हूं मैं। अब किसी टाइम t=t पे लिक्विड लेयर घट रही है और ये इधर जा रहा है,
ठीक है। तो अब हुआ क्या होगा, ये इसको अभी भी देख पा रहा है, कैसे देख पा रहा होगा बताइए आप लोग। यहां से जो लाइट रे निकल रही होगी इसके इंसेक्ट से, वो इसके व्यूअर के आंखों तक जाए। अच्छा, ये एंगल आपको पता है कि ये एयर है, ये तो 45 डिग्री बनाएगा, और इधर आएगा तो रिफ्रैक्शन होगा तो 37 ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप बनाते हो तो अपना जो लाइट रे है वो इसके यहां से निकल रहा है, और ये अब ऐसे जा रहा होगा। बोलो भाई। तो व्यूअर अभी भी, इसको देख पा रहा है, मतलब ये लाइट रे इसके पास इस तरीके से जा रही होगी, और ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इसकी हमें वेलोसिटी, मैं क्वेश्चन अब लिखने जा रहा हूं, शायद डायग्राम से आधा समझ गए होंगे। तो insect at the center of the vessel, ठीक है, at t equal to 0, वॉल्व ओपन, ठीक है, और पानी ड्रेन आउट होने लगा, एंड इंसेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, so that observer ऑलवेज सी द इंसेक्ट, इंसेक्ट को देख पाए। हाँ, एंगल सेम रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंगल सेम होगा, क्योंकि आप स्नेल्स लॉ लगाओ तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, 45 ही होगा, और यहां पे ये 37 होगा, ये तो सेम रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहां लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि आपका इंटरफेस भी नीचे जा रहा है, आपका जो ये इंटरफेस है लिक्विड लेयर का, ये भी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं कि ये कुछ हाइट है अपनी h, किसी टाइम t इक्वल टू टी में इंटरफेस की हाइट है h। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि अगर इसकी हाइट h है और ये 45 था, ये 45 होगा, तो ये हाइट कितनी हो गई भाई, h माइनस एच, और h आपको दिया हुआ है, बाद में पुट करेंगे, h माइनस एच, तो ये 45 है, तो ये भी h माइनस एच होगा, ये भी h माइनस एच होगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये सेंटर से कुछ x डिस्टेंस मूव करता है, सेंटर से ये कुछ x डिस्टेंस मान लो मूव करता है। अच्छा, ये सेंटर पे मैंने क्यों बनाया, गलत बनाया डायग्राम, ये सेंटर पे कैसे होगा, ये तो कहीं और हो सकता है, ये सेंटर पे होगा, ये कोई जरूरी थोड़े है, ये तो गलत बनाया डायग्राम, गलत बनाया, सेंटर पे नहीं होगा ना भाई, ये तो कहीं भी हो सकता है, ये चीज आपको कहीं से भी मिल सकती है, ये यहां क्यों होगा, ये तो यहां होना कोई जरूरी तो है नहीं, ये चीज जो है देखिए, तो ये जो है ये ऐसे यहां पे इंसिडेंस करे, सेंटर पे क्यों बनाया है, तो
जनरल कहीं भी होगा और फिर वो ऐसे जाएगा। ठीक है भाई, अब सही है। तो ये अपने पास ये होगा। ठीक है, अब देखो यहां से कि ये अपने पास, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पे देखो थोड़ा एंगल जज कर लो। ये तो 45 होगा ही, ये पता है आपको। तो ये सही है कि अपने पास ये h माइनस एच होगा, तो ये भी h माइनस एच होगा पूरा। ये पूरा जो अपना होगा ये h माइनस एच होगा। ये जो होगा ये h माइनस एच होगा। ठीक है, अब यहां से देखो सेंटर से ये कुछ डिस्टेंस गया x, यही हमें चाहिए। x अगर हमें मिल जाए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए तो इसको डिफरेंशिएट मार देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। यार एंगल 45 इसलिए होगा भाई क्योंकि ये टेलीस्कोप है, ये फिक्स है। ये टेलीस्कोप से देख रहा है, ये फिक्स है, ये मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स है। तो इस साइड जो रिफ्रैक्टेड होगा, इस साइड जो रिफ्रैक्टेड होगा है ना, यहां से जो रे जाएगी, पहले जो ये रे जो ऐसे जा रही थी, ये 45 पे ही जा रही थी, यहीं पे इसका पोजीशन है। तो इस इंटरफेस से जो भी रे रिफ्रैक्ट होगी उसके आई पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो उसको देख पा रहा है। ठीक है, वो उसको देख पा रहा है। ठीक है, मतलब वही माइक्रोस्कोप बोलिए, टेलीस्कोप क्यों बोल रहे हैं, जो भी आप बोलिए। ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये 45 है, ये h माइनस एच है, और ये एंगल हमें, ये डिस्टेंस मान लीजिए हमें नहीं पता, इसको x1 बोल देते हैं। ठीक है, ये x1 तो निकल रहा है कैसे, ये 45 है तो ये भी 45 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये 37 है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, नेमिंग थोड़ा कर लें। तो a, इसको हमने c माना है ना, इसको b ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं, इसको e ले लेते हैं, इसको f ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल DEF tan 37, tan नहीं, साइन लगाइए, नहीं tan ही ठीक है, tan 37 इक्वल टू अपोजिट साइड इज योर x1 अपॉन में ये कितना है h, ये भी अननोन ही है। तो x1 हमारा, दो अननोन है h और x1, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा होगा और ये आगे बढ़ रहा होगा, तो अपना x और h दोनों अननोन है। ठीक है, x और h अपना दोनों अननोन है। भाई इनिशियल डायग्राम बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये सेंटर पे था, दिया हुआ था। ठीक है, ये सेंटर पे था, ये दिया हुआ है, और ये अपने पास यहां पे था, और यहां से ये इसको देख पा रहा था सेंटर पे, ये 3 और 4 पानी पूरा भरा हुआ था, ये बिल्कुल सही है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 अपने पास आ जाएगा, x1 अपने पास आ जाएगा h tan 37। लेवल के क्वेश्चंस कराने पे लोग भड़बड़ाने लगते हैं इसीलिए, लेकिन अब मेरा मन नहीं मानता, नहीं तो कराना तो नहीं चाहिए इस तरीके की चीजें। यहां पर tan 37 अपने पास क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा 3h/4। tan 37 इज योर 3h/4। तो x1 हमारे पास मिल गया। अब ये यहां पर x है, ठीक है, ये अपने पास x हमें चाहिए, तो x निकल जाएगा ना। कैसे, देखो ये h माइनस एच है, इसमें से 3 को माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा EC। तो EC डिस्टेंस अपने पास क्या हो जाएगा, h माइनस एच माइनस 3। अब इस EC से और EC को जोड़ दें EF से, तो x हो जाएगा EC प्लस EF। एक एक स्टेप लिख के कराया जाता है, फिर भी लोग भड़बड़ाते हैं, खुद नहीं सोचते थोड़ा भी। EC अपने पास क्या हो जाएगा, EC ये है h माइनस एच माइनस 3, और EF है x1, तो प्लस x1, और x1 अपने पास कितना है 3h/4। तो x कितना आ रहा है, देखो
h माइनस 3 प्लस 3h/4। तो x कितना आ रहा है, यहां से x कितना आ रहा है, ये आ जाएगा h -3 और ये कितना हो जाएगा -4h और प्लस 3h, तो -h/4 -h/4। चेक करना जरा, यही आएगा क्या h? एक बार चेक करिए, x यही आएगा क्या? एक बार करिए। 1 -h/4। अच्छा 3 फिर, अच्छा 3 का रोल तो है ही नहीं, ये h माइनस h, ये h माइनस h था ना, तो इसमें से 3 माइनस करोगे, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कह रहा हूं। ये h माइनस x प्लस x1, h माइनस h यहां से लिया है आपने, तो इसमें से 3 माइनस नहीं करोगे। अच्छा h इक्वल टू 4 रख दिया आपने, हाँ 4 तो गिवन था, रख ही दो और क्या, इसको क्यों लेके पड़े हुए। तो ये 4 - 3, इसको आप 4 रख दीजिए, है ना, इसकी वैल्यू 4 रख दीजिए, तो 4 - 3 -h/4, तो x आ जाएगा अपने पास 1 -h/4। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल लिया, दो वेरिएबल के बीच में आपको रिलेशन निकाल दिया, तो x आएगा 1 -h/4। क्लियर है बच्चों? अब आपको ध्यान से देखो कि आपको एक पानी का लिक्विड कम हो रहा था, तो पानी का लेवल जिस रेट से कम होगा दैट इज dh/dt, और ये जो इंसेक्ट है वो यहां से क्रॉल करेगा, ये किसी टाइम t इक्वल टू t में यहां पर है, तो dx/dt इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब हम ट्राई ये मारेंगे कि हम h को x के साथ कैसे रिलेट करें। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, तो हमारे पास आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt इक्वल टू -1/4 dh/dt, ये लो। तो अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ ये रिलेशन आ गया। अब dh/dt कितना होगा ये हमें नहीं दिया हुआ है, dh/dt हमें नहीं दिया हुआ है, जिससे कि हम dx/dt निकाल लें, ठीक है। लेकिन आपको अब यहां तक के बाद जिन बच्चों को फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों ने फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा है, प्रिज्म भाई सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं मैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस पढ़ाऊंगा TIR के बाद, उसके बाद आपका प्रिज्म आएगा। प्रिज्म इज माय लास्ट टॉपिक फॉर रे ऑप्टिक्स। तो dx/dt जो होगा वो -1/4 dh/dt। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो आगे की कहानी यस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स से सॉल्व होगी। और मुझे नहीं पता कि उसमें कितने लोग कंफर्टेबल हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद करिए, मैं डायग्राम दोबारा क्यों बनाऊं, यहां पे सब है। t इक्वल टू 0 पे ये पूरा h था, यहां से जो पानी जो यहां से निकलेगा ये सभी को पता होगा, पानी जो यहां से निकलेगा v वो होगा इस समय का जो हाइट होगा वो होगा √2gh, ठीक है। और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका एरिया ऑफ वेसल है ये, ठीक है। ये एरिया ऑफ होल है, और ऐसा हम तभी लिखते हैं डायरेक्ट जब हमारा a मच लेस देन a है, ये गिवन होगा आपको, ये गिवन होगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ होल था। तो इसके आगे की कहानी यही है भाई कि हमें जितना टाइम लिक्विड को कैपिटल H से स्मॉल h लगा होगा उतने टाइम में ये इंसेक्ट ने सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कवर की होगी। टाइम तो वही होगा ना, उतने टाइम में सेंटर से इस इंसेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी
जितने टाइम में अपना लिक्विड लेवल कैपिटल एच से मतलब 4 से स्मॉल एच आ चुका होगा, प्रेजेंट हाइट। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dH बाई dt की बात करें तो पहले हम ये लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी सभी को पता होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। A1V1 इक्वल टू A2V2, A1V1 इक्वल टू A2V2, ये तो याद होगा, ऐसे लिख दूं तो याद आ जाएगा शायद कि A1V1 इक्वल टू A2V2, ये तो याद होगा सभी को। A1 का मतलब यहां पर कैपिटल है, वेसल का एरिया, और इसकी वेलोसिटी जो है वो एक तरीके से माइनस DH बाई dt है ना। मतलब ये जो टैंक जिस लेयर से, ये यही तो है, देखो तो ये जेई एडवांस ऐसे ही मतलब एक्सपेक्टेड होता है कि वो मोर देन वन कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करे, ऑप्टिक्स में फ्लूइड। ये यहां पर अपने पास ये है अपना कुछ V1 और ये H है, तो V1 वही होगा ना जिस रेट से ये हाइट घट रही होगी, और ये अपना V2 था जो √2GH था, ये A था, ये कैपिटल A है, तो वही चीज यहां लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस DH बाई dt इज इक्वल टू A2। A2 अपने पास क्या होगा, वो स्मॉल है, और ये √2GH है। यहां तक क्लियर है बच्चों? बर्नौली थ्योरम नहीं कहते हैं इसको, बर्नौली थ्योरम इज डिफरेंट, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इज डिफरेंट। बर्नौली थ्योरम बेस्ड ऑन एनर्जी, कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन। तो DH अपॉन इसमें H अपने पास ऐसे ले लो, √H इक्वल टू A √2G बाई A, इधर माइनस कर लो ये dt। अब इसे आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको H एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, आपको H एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो आप यहां से H एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लोगे, मतलब DH बाई dt निकाल लोगे, और फिर उसको यहां पुट कर दोगे। तो पहले आपको H एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा। t इक्वल टू 0 पे ये कैपिटल H था, ठीक है, और t इक्वल टू जनरल t पे ये स्मॉल h था। तो इसको आपको इंटीग्रेट करोगे तो 2√H कैपिटल H से स्मॉल h इक्वल टू माइनस A बाई A √2G, और यहां पे dt आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2√H माइनस रूट कैपिटल H ऐसे ही कुछ आएगा, इक्वल टू माइनस A बाई A √2GT। और इसको फिर और भी कर सकते हो, माइनस यहां एडजस्ट कर सकते हो, तो अपने पास आ जाएगा √H माइनस रूट स्मॉल h इज इक्वल टू 2 को इधर ले आया, A बाई A इसको रूट में भेज दिया 2 को, तो G बाई 2T। हमें H चाहिए था, तो √H माइनस A बाई A √G बाई 2T है ना, इक्वल टू √H। स्क्वायर कर दो तो √H माइनस A बाई A √G बाई 2T का स्क्वायर, ये आएगा अपना H, ये आएगा अपना H। अब इसको DH बाई dt कर सकते हो, इसका DH बाई dt करके यहां पुट कर दो, इसका DH बाई dt करके इसको पुट कर दो। कहां से DH बाई dt डायरेक्ट पुट करना चाह रहे हो? DH बाई dt कहां है? ये तो H एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ना, अभी आपको DH बाई dt इसको निकालना पड़ेगा। DH बाई dt नहीं कर सकते भाई आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि DH बाई dt यहां से पुट कर दे यहां पे, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर x एज ए फंक्शन ऑफ h आ जाएगा, फिर x एज ए फंक्शन ऑफ h आ जाएगा, फिर आप उसको dx बाई dt कैसे कर पाओगे? ठीक है ना। हर साल मेरा नाम ले लो, ले लिया भाई, मेरे जैसे साधारण इंसान से नाम बुलवा कर क्या ही मिलेगा? ऐसा कुछ करो जब दुनिया नाम ले आपकी। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा। अब बच्चों ये बताओ कि आपको यहां से DH बाई dt निकालना पड़ेगा। तो DH बाई dt में एक बात देख पा रहे हो, चेन रूल से करोगे तो DH बाई dt तो कर ही सकते हो, यहां से DH बाई dt ये निकाल लो। DH बाई dt अपने पास आ जाएगा
पहले चेन रूल से 2 टाइम्स रूट एच माइनस ए बाई ए जी बाई 2t, ठीक है। अब इसके अंदर जब करोगे तो आएगा माइनस ए बाई ए अंडर रूट जी बाई 2 और dt 1 हो जाएगा। फिर ये माइनस डी एच बाई डी टी ही चाहिए था आपको, वो आ जाएगा 2 को इसके साथ करोगे तो ए बाई, एक मिनट, ए बाई कैपिटल ए बाई कैपिटल ए अंडर रूट 2g, 2 से ये एक रूट 2 बचेगा और इधर आएगा रूट एच माइनस, सबकी वैल्यू दी होगी तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये आ गया। इसी को आप क्या लिख सकते हो, dx बाई डी टी। इसी को आप फाइनली लिख सकते हो क्या, यहां से नहीं 4 टाइम्स, इसी को लिख सकते हो 4 टाइम्स होगा ना, इसी को नहीं लिख सकते, माइनस डी एच बाई डी टी को इसको 1/4 करके लिख सकते हैं। तो dx बाई डी टी जो इंसेक्ट की वेलोसिटी होगी, है ना, वो हो जाएगा 1/4 ऑफ माइनस डी एच बाई डी टी, मतलब a बाई ए रूट 2g रूट एच माइनस ए बाई ए रूट जी बाई 2t। तो ये फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एडजस्ट करना चाह रहे हो तो एडजस्ट कर सकते हो रूट को, a बाई 4a, बाकी मैं अब इतना ही छोड़ रहा हूं, वैल्यू दी जाएगी तो आप वैल्यू भी निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा भाई, फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। देखिए फर्जी टाइप क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, वो भी अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो, जिसमें कि केवल आपसे, आप देख रहे होगे, आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखो जेई मेंस तक यही था पहला पार्ट, जेई मेंस तक आपसे यही पूछा जा सकता था कि मान लो ये 3 दिया है, ये 4 दिया है और ये इसको जो है देख पा रहा है तो म्यू बता दो, है ना, म्यू बता दो, तो म्यू नहीं बता दोगे, यहां से म्यू बता दोगे आप। ये एंगल आ चुका है तो 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 37, तो यहां से अब आप इजिली बता सकते हो। मजा आया भाई, मजा आया, फ्लूइड्स के साथ रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मजे और दिलाता है, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन में और टीआईआर की बात करते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप बोलोगे सर रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन, है ना, आप बोलोगे सर रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन लाओगे, मैं नहीं ला रहा हूं, अब टॉपिक है ये। टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ये पहले समझते हैं। ये बचपन की पढ़ाई है, याद होगा आपको 9th और 10th में आप लोगों ने पूछा गया था आपसे टीआईआर क्या होता है। तो मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, म्यू डेंसर, और ये हो जाएगा म्यू रेयरर, ठीक है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सोर्स है। अब ये क्या कर रहा है, यहां से लाइट एनर्जी जा रही है, मतलब ऑब्वियसली लाइट जा रही है, तो डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है। तो हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखो, एक कोई भी लाइट का एक रिफ्रैक्शन करें, देखो ये ऐसे जाएगा, तो यहां से इसकी टेंडेंसी क्या होगी बताओ। डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो इसकी टेंडेंसी यहां से क्या होगी, यहां से इसकी टेंडेंसी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने की होगी, बताइए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ये ऐसे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, ये अपना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो, तो आप मुझे बताओ कि जैसे जैसे आई बढ़ाओगे वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर इसी से एक और रे लूं, ये, ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पहले यहां पे था, ये नॉर्मल इंसिडेंस ऐसे चला जाएगा। अब आपने इतना कर दिया तो लाइट रे ऐसे चली गई, फिर आपने क्या किया, इसको और बढ़ाते गए, एंगल बढ़ा रहे हो तो ये और बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और बढ़ा दिया तो ये एक टाइम आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे इसको ग्रेज करने लगेगी,
एक टाइम आएगा देखो जब रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस को ग्रेज करने लगेगी। रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस को क्या करेगी? ग्रेज करेगी। तो इंटरफेस को ये ग्रेज करने लगेगी। ये समझ पा रहे हो? इसी एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जो तुम लोगों ने सुना भी होगा। इसी एंगल को आप कहते हो क्रिटिकल। मतलब ये जो नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ही। अब आई यहां पर थीटा सी के बराबर है, तो ये भी अपने पास थीटा सी होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री जा रहा है। देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ग्रेज करती हुई इंटरफेस को ग्रेज करेगी। ठीक है, तो अब भाई गजब नहीं है, गजब नहीं है, ग्रेज है। ग्रेज करने का मतलब है कि बाउंड्री को क्या करे? बाउंड्रीज के साथ जाए। ग्रेज करने का मतलब ग्रेजिंग का मतलब नहीं समझते हो कि इंटरफेस को टच करता हुआ जाए, इंटरफेस के अलॉन्ग हो जाए। ठीक है, यहां पे था पहले, ऐसे धीरे धीरे बेंड हुआ, ये अपना ये इंटरफेस है, पहले ये नॉर्मल था, फिर धीरे 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 अब ये जो आप देख रहे हो स्टाइलस, इसी पे लाइट रे ऐसे चलने लगे, तो इसी को ग्रेजिंग कहते हैं। गजब, गजब नहीं बोल रहा हूं यार, ग्रेज बोल रहा हूं मेरे भाई। तो यहां से अब क्या होगा कि अब थोड़ा भी इससे थीटा सी से ज्यादा कोई अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हो तो इधर अंधेरा ही अंधेरा होगा। ठीक है भाई, अगर आप इससे थीटा सी से थोड़ा भी ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लाइट रे इस पे आती है तो फिर अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि इधर लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो एंगल होगा, ये जो एंगल है, एंगल आई, वो ग्रेटर देन थीटा सी है। तो ग्रेटर देन थीटा सी है मतलब ये जो आई है वो ग्रेटर देन थीटा सी है, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा नो रिफ्रैक्शन। ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। आपका बर्थडे है भाई नैतिक, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बर्थडे की शुभकामनाएं। आप जो चाह रहे हैं आपको मिल जाए, आपकी जो चाहत है दिल से वो आपको मिल जाए। अगला बर्थडे आप आईआईटी में मनाइए, आई थिंक यही चाहत होगी आपकी भी। इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, रील बनाइए अपने बर्थडे पे आईआईटी से। आजकल यही बच्चे चाहते हैं। मुझे भी भेज दीजिएगा, हालांकि मैं तो रहूंगा नहीं इंस्टा पे। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, आई जो है ग्रेटर देन थीटा सी, तो आपको यहां पे बोल सकते हो कि रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। आइडियल सिचुएशन में 100% बोलते हैं, ठीक है, आइडियल सिचुएशन में 100% बोलते हैं, बट 100% होता नहीं है। ठीक है, 100% बोलते हैं बट हमारा 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बट आइडियल में हम बोलते हैं। तो फाइनली सभी बच्चे समझ गए कि टीआईआर है क्या। टीआईआर वही है, ट्वेल्थ वाले बच्चों को लिखना भी होगा एग्जाम में। तो ये आप लिख सकते हो, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम
गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू डेंसर मीडियम व्हेन दो बार हो गया, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, तो क्रिटिकल एंगल से आपको ज्यादा अगर आपका इंसिडेंस हो, ठीक है, तब होगा। और दूसरी बात, इसकी कंडीशन क्या होगी, टीआईआर की कंडीशन क्या होगी, ये तो बता दो। कंडीशन ऑफ टीआईआर क्या होगा बताओ। पहली कंडीशन तो सब लोग जानते हो कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तभी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल की कंडीशन बनेगी, है ना। लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, पहली बात। दूसरा क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle, कोई बोलेगा सर क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोल सकते हो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to which angle of refraction is 90 degree, it is angle of incidence corresponding to which एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो क्रिटिकल एंगल भी आप बता सकते हो। क्रिटिकल एंगल जो है ये आप बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to which angle of refraction is 90 डिग्री, है ना। तो आप इसको निकाल भी सकते हो। मान लो आपके पास एक इंटरफेस था जो अभी आपने देखा, और कोई लाइट रे आपकी इधर से आ रही है, ये अपना नॉर्मल है, और ये लाइट रे इधर से ग्रेज कर जा रही है, तो ये अपने पास एक तरीके से क्या होगा, थीटा सी, तो ये होगा 90। ये मान लो अपने पास म्यू डी है, म्यू डेंसर, और ये म्यू रेयरर है, तो आप इसमें स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। तो बाई स्नेल्स लॉ क्या बोलोगे, म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90 डिग्री। हमेशा क्रिटिकल एंगल जब निकाल रहे होगे तो कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंगल जो है अपना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, साइन 90 इज योर 1, या आप ऐसे बोल सकते हो साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, रिलेटिव बना दिया। ठीक है, या थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। ये फॉर्मूला है, बहुत बच्चे रट लेते हैं 1 अपॉन म्यू, तो वो थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। जो बच्चों ने डायरेक्ट रटा हुआ है केवल आंख बंद करके 1 अपॉन म्यू, वो तब होगा जब रेयरर अपना 1 होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि इफ म्यू आर इक्वल टू 1 तब आप बोल सकते हो, और म्यू डी इज इक्वल टू म्यू तब आप बोल सकते हो कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो हमेशा नहीं होगा, जब रिफ्रैक्शन एयर में हो रहा होगा तब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट चिपका सकते हो, हमेशा मत चिपका देना। पता लगा रेयरर और डेंसर की मीडियम अलग अलग हैं, म्यू 1 और म्यू 2 है, और आप साइन इनवर्स 1 बाई म्यू कर दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा। आपको ये देख लेना है, स्नेल्स लॉ लगा देना है, बस ये बेसिक बात याद रखना कि जब थीटा सी कर रहे होगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, ग्रेज हो रहा होगा रिफ्रैक्टेड रे। ये बेसिक थ्योरी है, इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्लैब डिजाइन किया है, मैंने एक स्लैब डिजाइन किया अलग अलग मटेरियल का। जैसे मान लो मैंने एक स्लैब लिया, और ये स्लैब किसी अलग कलर का है,
मतलब अलग मीडियम का है, कलर से अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं। दूसरा वाला जो स्लैब है वो अलग है, ठीक है, और ये अपना अलग है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक ग्लास स्लैब तो नहीं है, एक ऐसे मीडियम है जिसमें कि ऊपर के ये पोर्शंस अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं, ऊपर के ये पोर्शन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है μ1 μ2 μ3 ले लो ना, μ1 μ2 और μ3 ले लो, ये √3 है, ये μ1 है जो कि √3 है, ये मान लो μ2 है जो कि मान लो 2 है, और ये μ3 है जो कि मान लो √2 है, ठीक है। तो और इंटरफेस अपने पास है यही एक, मान लीजिए इंटरफेस है ए बी ये, और ये अपने पास है बी सी सी डी। यहां से कोई लाइट रे आ रही है, यहां से कोई लाइट रे आ रही है और इस पे इंसिडेंट कर रही है, कोई लाइट रे यहां पे आ रही है और इस पे इंसिडेंट कर रही है। तो आपको ये एंगल जो है थीटा दिया हुआ है, थीटा एंगल से आके इस वाले पे इंसिडेंस कर रही है। तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू थीटा, फाइंड द वैल्यू थीटा सो दैट फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा so that TIR takes place है ना at AB as well as CD, at AB as well as CD, दोनों जगह से इसका TIR हो जाए है ना, उसके लिए थीटा मिनिमम कितना होगा जल्दी बताओ। $45 ओके। ध्यान से देख के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मान लो जेई मेंस में आया सवाल है ये, मान लीजिए जेई मेंस में आ गया तो क्या करके आएंगे। भाई ईडी करंट कोई ऐसा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, कि ईडी करंट क्या होता है यही जानना है। तो उसको मैंने नहीं कराया था, पढ़ लीजिएगा उसको। $45 करिए, पानी पी लूं मैं भी। चलिए देखिए, पहले आप यहां का थीटा से निकालिए, आपको दोनों जगह से होना है। ये बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाए, आपको यहां से भी TIR होना है और इसका TIR यहां से भी होना है। क्वेश्चन को समझना चाहिए था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका TIR यहां से भी हो जाए और यहां से भी। तो भाई यहां पर जो एंगल आ रहा है देखो ध्यान से कि ये पैरेलल इंटरफेस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ये थीटा बनेगा, ये भी थीटा ही तो बनेगा। तो यहां के लिए थीटा कितना हो जिससे कि ये रिफ्लेक्ट करे, और यहां के लिए तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेना पड़ेगा। 60 आंसर होगा। 135 भी निकाल रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। पता नहीं 135 इनको ऑब्ट्यूज कैसे दिख रहा है। तो यहां पर अपने पास जो आएगा वो 60 आएगा। कैसे? यहां का थीटा सी फॉर इंटरफेस ए बी,
इंटरफेस ए बी क्या हो जाएगा भाई बताइए। यहां पे μ2 है, ठीक है, तो μ2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा सी, जो भी आप बोलिए, साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ3, और ये साइन 90 होगा। जब भी आप यहां थीटा सी लिखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 होता है। आप ग्रेजिंग के लिए निकाल रहे हैं, मतलब उससे बड़ा हो तो उसका TIR हो, उसके बराबर होगा तो ग्रेज करेगा, लिमिटिंग कंडीशन है, उससे बड़ा होगा तो ग्रेज करेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, यहां से अपने पास साइन थीटा सी कितना आएगा, वो आ जाएगा μ3 आपको मैंने दिया है √2, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा है क्या, √2/2 आ तो रहा है 1/√2। तो साइन थीटा सी ए बी इंटरफेस के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये साइन थीटा सी ए बी इंटरफेस का कितना आ गया 45 डिग्री। यही बच्चे छाप रहे हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन उनको ये बताना है कि दोनों से रिफ्लेक्शन हो। तो यहां पे इसी तरीके से साइन थीटा सी फॉर सी डी इंटरफेस क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा अपने पास √3/2। तो थीटा सी फॉर सी डी वो आएगा 60 डिग्री, वो आएगा 60 डिग्री, ठीक है भाई, ये आएगा आपका। अब इन दोनों में दोनों से TIR होना है, तो थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डिग्री। इन जनरल थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ये 60 को फुलफिल्ड करता है तो 45 से तो बड़ा है, तो यहां एश्योर हो जाता है कि यहां तो TIR होगा ही। यहां के थीटा सी से थीटा 60 अगर है तो ये बड़ा है तो TIR होगा, यहां पर ग्रेज करेगा। तो कायदे से ये होना चाहिए लिमिटिंग। देखिए हम हमेशा इनइक्वलिटी से सॉल्व करते हैं, मिनिमम बोला था तो मिनिमम के लिए हम 60 डिग्री आंसर दे देंगे, जस्ट के लिए कि जस्ट TIR होने ही वाला है, ठीक है, तो वो आप यहां पे 60 डिग्री इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर है। मान लीजिए इसी में आपसे बोला जा रहा है कि एक हमारे पास स्लैब है, कोई भी ग्लास स्लैब हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, कोई ग्लास स्लैब है। अब कोई लाइट रे ऐसी आ रही है जो इस फेस को इंसिडेंस कर रही है किसी भी थीटा पे, किसी θ1 पे। तो आपको बताना है कि ये θ1 क्या हो जिससे कि ये लाइट रे AC वाले से बाहर ना निकले। फाइंड मिनिमम θ1 so that light मतलब उसका रिफ्रैक्शन ना हो इस वर्टिकल से, फ्रॉम द वर्टिकल फेस AC, ठीक है। तो AC से ये लाइट रे का वर्टिकल फेस ना हो। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी, कुछ इसका म्यू दिया जा रहा है मान लो। और क्रिटिकल जब भी हम देखिए, जब भी हम TIR के क्वेश्चंस करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जब भी हम TIR के क्वेश्चन करते हैं तो इनइक्वलिटी लगा के करते हैं, क्योंकि लिमिटिंग, जैसे हम लोग फ्रिक्शन का करते थे। अब यहां से लाइट रे देखो, इसका TIR ना हो, मतलब यहां से रिफ्रैक्शन ना हो, इसका क्या मतलब है भाई, इसका यही तो मतलब है कि यहां से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ये मान लो ये आई, ये थीटा आपने लिया है, θ1 ले लिया है, तो इसको θ2 ले सकते हो या R ले सकते हो, है ना। ये जैसे R ले लिया आपने, ये R ले लिया, तो ये तो 90 है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना, एंगल, ये नॉर्मल है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, वो 90 - R। तो ये जो 90 - R है, दैट शुड बी
दैट शुड बी क्या, ये जो 90 माइनस आर है, देखो यहां से ये जो इधर ना जाए, रिफ्रैक्ट ना हो, तो ये ग्रेस करे या इधर रिफ्लेक्ट करे, तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाए, है ना, कुछ इधर अपना रिफ्लेक्ट करे। तो इसके लिए कंडीशन क्या पुट करोगे, इसको रिफ्लेक्ट करना मतलब टी आई आर, तो फॉर टी आई आर ये लिख सकता हूं मैं, देखो फॉर टी आई आर टू टेक्स प्लेस, इसको थीटा ही ले लेते हैं, थीटा 1 क्या लेके चल रहे, तो फॉर टी आई आर टू टेक्स प्लेस क्या होना चाहिए बताओ, 90 माइनस आर विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस AC, दिट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी, बोलो भाई, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है भाई, दिया हुआ है, ये लिखा है मैंने यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फॉर टी आई आर टू टेक्स प्लेस 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। अब देखो अगर आप दोनों साइड साइन ले लेते हो तो साइन 90, आप बोलोगे सर ये साइन ले क्यों रहे हो, आपको कैसे चमक रहा है, मुझे इस पे कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो मैं अगर इसको इसके साथ रिलेट करूंगा तो फिर इसको इसके साथ रिलेट करूंगा, रिलेट करने के लिए स्नेल्स लॉ ही मेरे पास है जरिया, और स्नेल्स लॉ का मतलब दोनों तरफ साइन लिया, तो 90 माइनस आर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी, ठीक है। अब साइन 90 माइनस आर इज योर कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी। आप मुझे बताओ कि इसका साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, इसका साइन थीटा सी क्या हो जाएगा भाई, ये जो आप इंटरफेस है यहां पे आ रहे हो और यहां पे आपने बोला कि थीटा सी, अभी अभी बताया इधर एयर है इधर म्यू है, तो ये आ रहा है, तो साइन थीटा सी जब निकालना है तो ये तो क्या होगा 90, ये वैल्यू अपनी 90 होगी भाई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका 90 माइनस आर, 90 माइनस आर सॉरी थीटा सी, तो ये साइन थीटा सी और इधर म्यू है और इधर एयर है, तो यहां आप डायरेक्ट लगा सकते हो साइन थीटा सी कितना होगा 1 बाई म्यू, तो आप इसको तो 1 बाई म्यू लिख सकते थे, तो कॉस आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई म्यू। लेकिन अभी हम आर पर आए हैं, हमें आर पे कंडीशन नहीं चाहिए, हमें आर पे नहीं चाहिए, हमें थीटा पे चाहिए, तो आर को हम थीटा से कैसे रिलेट कर सकते हैं, बाई स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ एट ए बी इंटरफेस, स्नेल्स लॉ एट ए बी इंटरफेस, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा हो वो यहां पे μ1 और μ2 दे दे, तो आपको μ1 और μ2 वाला लगाना पड़ेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, तो हम लोग यहां पे साइन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा साइन थीटा बाई म्यू, लेकिन हमें इसको रिलेट करना है थीटा को इसके साथ, ये कंडीशन, तो कॉस आर के जगह पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, कैसे, कॉस को साइन में लाने के लिए स्क्वायर कर दें, तो ये दोनों में देखिए स्क्वायरिंग फर्स्ट, या स्क्वायरिंग क्या, ऐसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, फ्रॉम फर्स्ट अंडर रूट 1 माइनस कॉस को ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई म्यू, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। अब दोनों साइड स्क्वायर करके इनइक्वलिटी सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा, आपको जो है थीटा जो है म्यू के टर्म्स में मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम के लिए इक्वलिटी होल्ड करा लेना, मिनिमम के लिए इक्वलिटी होल्ड करा लेना, ये म्यू स्क्वायर भी होगा ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, तो यहां से 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, इनइक्वलिटी में कोई उसका होमोजेनिटी में लॉस नहीं होगा जो मैं कर रहा हूं, जैसे आप करते हो, बस नेगेटिव साइन आए तो फिर पलटना पड़ेगा। म्यू स्क्वायर -1, म्यू कट जाएगा, तो साइन थीटा क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। ये मैंने जनरल कर दिया, आपको वैल्यू दी जाएगी तो एंगल भी आ जाएगा। ये थीटा होगा। अगर वहां पे नहीं, उसको वर्टिकल फेस से जो है TIR होना है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, थीटा मिनिमम के लिए इक्वलिटी होल्ड करा लोगे तो देख लेना आपसे मिनिमम पूछा है कि नहीं, ये आ जाएगा। जैसे इसी में आपको बोला जाए इफ म्यू इज इक्वल टू 1.25, आपको वैल्यू दी जाएगी अगर, तो आप थीटा मिनिमम यहां से बता सकते हो। अगर ये गिवन होगा, ये गिवन होगा तब, मैंने तो जनरल कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.25, है ना भाई। तो यहां से अपना 1/2 आ जाएगा, तो थीटा मिनिमम आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा मिनिमम आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये कब है, ये क्या जनरल है, नहीं, ये जो है फॉर म्यू 1.25 है, तो मैंने जनरल म्यू का ही आपको बता दिया है फॉर्मूला टाइप। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम आया है, अच्छा हाँ हाँ, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, सही कह रहे हो, ये मैक्सिमम होगा, इसीलिए इक्वलिटी लेके चलना चाहिए। ये मैक्सिमम होगा, देखो ये लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, यहां मैक्सिमम होगा भाई। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा हम कितना करें कि उसके बाद उसका TIR होता रहे, ये मैक्सिमम होगा। इनइक्वलिटी से ही सॉल्व करेंगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा। जो बच्चे इक्वल टू से करेंगे वो कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम के लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा इनइक्वलिटी से ही कर रहा हूं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में भी कराया था आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे ये मिनिमम वर्ड हटा दीजिए, यहां पे आएगा मैक्सिमम। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है बच्चों, म्यू का स्क्वायर है, अच्छा म्यू का स्क्वायर है, हाँ म्यू का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1.25 का करोगे तो 0.25 नहीं आएगा, क्या एंगल आएगा फिर, यहां से देखना जरा, 2.25, 2.25 नहीं नहीं 125। अगर मान लो ये वैल्यू ले लेते हो तो यहां से आंसर क्या आएगा देख लेना। क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, अभी 11th की क्लास है, लेट हो रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए फिर, मतलब देख लेना, म्यू गिवन होगा तो आप निकाल लेना भाई, वो नहीं आएगा, म्यू स्क्वायर था। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, तो कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।